तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। काफी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी बातें मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग ये बताइए कि जैसे 12 दिन आप लोग की जिंदगी के जा चुके हैं नए साल के, कैसे आप लोग अब तक इनको लेकर चल रहे हो? क्या आप लोग खुश हो इससे या फिर खुश नहीं हो? तो यस या फिर नो आप लोग लिखकर बता सकते हैं। और इसी के साथ में ये बताइए, अगर खुश नहीं हो तो उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ सोचा है या फिर कुछ नहीं सोचा है। आप लोगों को याद होगा एक न्यू ईयर की वीडियो बनाई थी मैंने कि कैसे आप लोग अपनी लाइफ को इंप्रूव करना है, तो वो जरूर देखेगा। इससे आप लोग समझ पाएंगे कि नए साल को कैसे लेकर आप लोगों को चलना है। क्योंकि जब तक आप लोग खुद डिसाइड नहीं करोगे, जिंदगी नहीं बदलेगी। ऐसा नहीं है कि जिंदगी जो है अलादीन का चिराग है, आप लोग घिसोगे और ये बदल जाएगी। आप लोगों को खुद बदलना पड़ेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को पिछले 12 दिनों से ये बोल रहा हूं कि शाम को आकर आप लोग बोला करो कि कितना आप लोगों ने अचीव किया है, आज का जो दिन आप लोगों ने डिसाइड किया था उसका टारगेट। और मॉर्निंग में लिखा करो कि आज का टारगेट ये है। एक बार उसको मॉर्निंग में लिखोगे और शाम को फिर देखोगे कितना अचीव कर लिया है, तो आप लोगों की जिंदगी जो है वो अपने आप लोगों को बदलती हुई नजर आएगी। तो ये काम आप लोग जरूर करो जिंदगी में। आप लोग फिर देखना कितनी प्रोडक्टिव आप लोग की लाइफ हो जाएगी। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट फ्यूचर के लिए भी ऐसे ही कंटिन्यू रखने के लिए। और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अब तक आप लोग यहां पर इसको कंटिन्यू करते हुए आ चुके हो। अब बात करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के बारे में। बोला गया किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। 99% लोग आज के इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि खुद अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना पसंद नहीं करते हैं। जो उनको दूसरे बोलते हैं उसके हिसाब से वो जिंदगी को जीना पसंद करते हैं। और इसी के साथ में बहुत सारे लोग आप लोग ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो अपना कुछ करने की नहीं सोचते हैं, कोशिश करते हैं कि जो कोई कर रहा है उसी को देख दाख के कुछ कर लें। यानी कि अपने दिमाग नहीं लगाएंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उठा लिया, बस किसी ने कुछ कर दिया तो उसी को उठाकर कॉपी मारा और उसी को करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे लोग भी आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल ऐसी है जैसे बॉलीवुड की मूवी के बारे में आप लोग बात करते हैं, या तो साउथ इंडिया की कॉपी मारेंगे या फिर हॉलीवुड की कॉपी मारेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को वो कॉपी मारते हुए नजर आएंगे। और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो रिजल्ट कहां से आएगा जब तुम अपनी ओरिजिनलिटी में काम ही नहीं करोगे। तो इस तरीके से हमेशा कोशिश करो कि अपने पैरों पर चलने की कोशिश करो। क्योंकि दूसरे के कंधे पर आप लोग तलवार रखकर अगर काम करोगे तो यही होता है कि दूसरे कंधे पर पैर रखकर आप लोग बस लेकिन चलना सीख सकते हो, दूसरे कंधे पर हाथ रखकर चलना सीख सकते हो, पर अगर दौड़ना पड़ेगा तो अपने ही पैरों पर आप लोग को दौड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा बोलता हूं कि जैसे अपना आंसर राइटिंग करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप लोग को अपने आप ही करनी पड़ेंगी। पढ़ा मैं दूंगा आप लोगों को, पढ़ा ऐसा दूंगा कि आप लोग कभी भूलोगे नहीं अगर आप लोग रिवीजन करते रहोगे। और थोड़ा सा अगर इसमें और एक दो बार आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ लोगे तो कभी भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद भी। पर लेकिन अगर आप लोग यही चाहें कि रिवीजन भी मैं ही आप लोग की जगह करता रहूं, तो फिर देखिए इससे कोई सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। तो कोशिश करो कि जिंदगी में अपने टारगेट सेट करो और फिर उनको अचीव करने के लिए जी जान लगा दो। फिर आप लोगों के सामने टारगेट जो है वो घुटने टेकते हुए नजर आएंगे। और नहीं यकीन आ रहा है तो इसको एक बार इंप्लीमेंट कर देखो, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले हैप्पी लोहरी टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से सेलिब्रेट कीजिएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आग भाग में जल मत जाना। अच्छे से अपना नहीं कहते एक तरीके से फेस्टिवल का मजा लेने का, तो मजा लीजिएगा। मॉर्निंग से बैठकर अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, फिर शाम को अच्छे से इसको सेलिब्रेट कीजिएगा। तो यही कुछ ऐसे दिन होते हैं जो आप लोग की जो नॉर्मल चलती हुई लाइफ में उन्हें कहते हैं कुछ चुलबुली चीजें होती हैं जो आप लोग को याद रह जाती हैं। तो इसको आप लोग को जरूर अच्छे से लेकर चलना है, ठीक है। तो इससे आप लोग काफी अपने आप को तरोताजा भी पाओगे और काफी प्रोडक्टिविटी में अपनी लाइफ में भी आप लोग को प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो शानदार डिस्कशन रहने वाला है, टकटकी लगाकर देखिएगा वीडियो को एंड तक, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। पर लेकिन ये जानने को क्या मिलेगा, पहले उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक गवर्नर है, उनका नाम आप लोगों को बताना है, अभी के नहीं है, फॉरनर यानी कि पुराने गवर्नर है। तो ये जो पुराने गवर्नर है इनको अभी एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB का अभी रिसेंटली इनको वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो पूरा जानेंगे यहाँ पर इस बैंक के साथ में और कई सारे बैंक के बारे में आप लोग को बताने वाला हूं। बहुत सारी बातें आप लोग को जानने को मिलने वाली है। क्वेश्चन आप लोग को ये बताना है, ये जो बैंक है यहाँ पर इसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट शेयर होल्डर कौन सा है, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा शेयर है यहाँ पर, और दूसरे नंबर पर कौन सा है, ये आप लोग को बताना है। अगर बात करूं ADB के यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उसके द्वारा लगभग 1.5 बिलियन और इसी के साथ में
AIIB यानी कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के द्वारा यहाँ पर लगभग 500 मिलियन यहाँ पर अभी अंडर ADB का जो APBX इनिशिएटिव था उसके तहत पैसा दिया गया। ये इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में, तो इस इनिशिएटिव के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर देखते हैं, और ये चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर यहाँ पर बात करें तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके ऊपर पास्ट में भी आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में तो यूपीएससी के प्रीलिम्स में बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बना था, ठीक है। तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अगर प्रॉपर लेक्चर को आप लोग सुनोगे तो अच्छे से सुनिएगा। बात करेंगे यहाँ पर अभी हमारी कंट्री में कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, उसी में से एक है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि बार बार बुलाता है कि इंप्लीमेंट किया जाएगा या फिर इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर ये बताना है कि फॉरेनर एक्ट एक तो ये बताना है कब का है, और पासपोर्ट एक्ट ये बताना है कब का है, जिसके तहत यहाँ पर अगर हमारी कंट्री में एंट्री करता है तो एक तरीके से क्रिमिनल केसेस उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, बात की जा रही है आसाम अकॉर्ड के बारे में। तो कब साइन किया गया था आसाम अकॉर्ड? ये वही आसाम अकॉर्ड है जिसके तहत यहाँ पर अगर कोई पाकिस्तान से या फिर बांग्लादेश से हमारे देश में अगर आता है तो एक तरीके से उसको इलीगल माइग्रेंट माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कब आता है? अगर 25 मार्च 1971 के बाद में वो यहाँ पर हमारी कंट्री में आता है तो ये यहाँ पर एक अकॉर्ड आया हमारे देश में, तो उसके बेस पर यहाँ पर ये बातें बोलेगी, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी अगर बात करें सॉफ्टवेयर, अगर बात करें यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है जिसमें ई पासपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ई पासपोर्ट मतलब जो नॉर्मल पासपोर्ट आप लोग लेकर घूमते हैं अपनी पॉकेट में कि हाँ कहीं जाते हैं तो वो पासपोर्ट, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ई पासपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो उसके बारे में बात करूंगा। आप लोगों से बताइए किसके द्वारा मिलकर डेवलप किया गया और इंडिया की रैंकिंग कितनी है यहाँ पर। जो रिसेंटली अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग निकल कर आई, पहले 19 थी, अभी यहाँ पर इंप्रूव हो गई है, तो वो रैंकिंग आप लोग को बतानी है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जिसको KVIC आप लोग बोलते हैं, ये कंट्री में पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन बनाने की बात कर रहा है, यानी कि एक ऐसी वैन जिसके अंदर हनी को प्रोसेस किया जाएगा। एक तरीके से प्रोसेसिंग करने का मतलब होता है जैसे कि आप लोग के हाथ में आलू है, ठीक है, आलू को प्रोसेसिंग करके उसके चिप्स बना दिए, तो ये होता है प्रोसेसिंग करना। तो यहाँ पर इस तरीके से किसी चीज को एक पर्टिकुलर सिचुएशन के थ्रू गुजारना, ठीक है, मान लो उसकी प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग कर दी उसकी, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में बताना है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, ये खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक्ट के थ्रू बनाया गया। ये एक्ट कब का है ये आप लोग को बताना है। देखिए ये तो कुछ बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, इसके अलावा भी बहुत कुछ एक्स्ट्रा आप लोगों को जानने को मिलेगा जो आप लोग एंजॉय कर पाओगे। तो अच्छे से वीडियो को एंड तक एंजॉय कीजिएगा, बहुत कुछ तमाम मुद्दे आप लोगों को जानने को मिलेंगे, और आप लोगों को ये भी बताता चलूंगा कि एग्जाम में कौन से सिलेबस का पार्ट है, किसके साथ में ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये वीडियो डेली आप लोगों को शाम को 8:30 बजे देखने को मिलती है। इसी के साथ में एक वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में 6:30 बजे देखने को मिलती है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी पिटाई हुई थी जब ये वीडियो 6:30 बजे मैंने लाना स्टार्ट की, अब उनकी पिटाई बंद हो गई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने डेली रेगुलर टाइम पर उठना स्टार्ट कर दिया है। तो आसान काम नहीं था, पर लेकिन कई सारे बच्चे उठ रहे हैं तो अच्छा लगा। आप में से कितने ऐसे हैं जो मॉर्निंग में उठकर वीडियो देख रहे हैं? अगर आप लोग भी उसका पार्ट है तो आप लोग अपनी पीठ थपथपाइएगा, क्योंकि सबके बस की बात नहीं होती है ये काम करना जो ऑलरेडी आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। मॉर्निंग में उठकर इस तरीके की चीजों को लेकर चलना, बहुत सारे लोग हैं कि एक तरीके से पहले ही अपने हथियार डाल देते हैं, तो आप लोग अगर इसको लेकर चल रहे हैं तो आप लोग बहुत आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में मिलूंगा 6:30 बजे, तैयार रहेगा अपनी कॉपी और पेन लेकर, टकाटक तरीके से लेक्चर आप लोगों के सामने होगा, ठीक है। अच्छे से एंजॉय कीजिए ये वाला लेक्चर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। तो आखिर क्या बात की जा रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की? अच्छा, एक इस दूसरा आर्टिकल डिस्कस करता हूँ, इसको इसके बाद में बताऊंगा, वो मुझे उसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में फिर इस आर्टिकल के ऊपर आते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसमें बहुत सारी बातें बताऊंगा, कई सारे बैंक के साथ में कंपेयर करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं यहाँ पर, और ये कवर किया गया था हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी, ठीक है। तो समझेंगे इसके बारे में आखिर क्या क्या मुद्दा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर गवर्नर उर्जित पटेल साहब काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, काफी ज्यादा न्यूज में भी रहे थे यहाँ पर। इनको अभी AIIB का उपाध्यक्ष बना दिया गया है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इनको नियुक्त कर दिया गया है। तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट इनको नियुक्त किया गया, तो ये किया गया यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यानी कि एशिया में अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ढांचागत अगर कोई विकास करता है, उसमें कोई इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसके लिए पैसा देने वाला बैंक है यहाँ पर ये। तो ये जो बैंक है ये हमारी कंट्री के फॉर्मर जो गवर्नर है उनको यहाँ पर अपॉइंट किया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली अक्टूबर के महीने में, अगर आप लोगों को याद होगा, ये ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और नहीं पता हो तो फिर मैं किस काम आऊंगा, तो मैं इसीलिए तो हूं ना यहाँ पर, तो आओ और फिर एंजॉय करो इसको। तो अक्टूबर 2021 में यहाँ पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो मीटिंग हुई थी उसमें पार्टिसिपेट किया गया था। 6th एनुअल जो मीटिंग हुई थी यहाँ पर AIIB के जो गवर्नर्स की, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर मुद्दा बन जाता है। आखिर आप लोग ये बोलोगे यार ऑलरेडी तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक तो था, आखिर इसकी भी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए कई सारे बैंक आप लोगों को देखने को मिलते हैं,
पर लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं, इसलिए अलग अलग बैंक निकलकर सामने आते हैं। तो यहां पर अगर बात करें एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में, तो ये भी लोगों की पूर्ति की रिक्वायरमेंट करने के लिए आप सोसाइटी के इकोनॉमिक कैसे यहां पर डेवलपमेंट किया जा सकता है, तो उसके चलते यहां पर एशिया में इसके द्वारा इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दिया जाता है जहां जहां पर भी जरूरत पड़ती है। कहीं एक तरीके से लोगों को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं, कोई एक ढांचागत विकास करने का काम कर रहे हैं, तो ये सारे कामों के लिए पैसा लगेगा, तो ये पैसा जो है ये बैंक प्रोवाइड कराएगा। इस्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर AIIB आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट, जो कि 2015 में यहाँ पर फोर्स में आया था। ठीक है, इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगती है उसके बारे में है, नाम है इसका क्या, नाम है इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, और इसका हेडक्वार्टर आप लोग कहां मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा बीजिंग के अंदर में, चाइना के अंदर। ठीक है, एक ऐसा ही एक और बैंक है चाइना के अंदर में जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा मैं आप लोगों से, तो ये बेसिकली आप लोग याद रखिएगा पहले। ठीक है, अभी अगर कुछ बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोग कई सारी बातें जानने को मिलेगी, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ADB हो गया, और यहां पर AIIB हो गया। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को याद रखनी है। जैसे वर्ल्ड बैंक जो है उसको 1944 में बनाया गया, IMF को 1944 में बनाया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक को 1966 में बनाया गया, और यहां पर AIIB को 2015 में बनाया गया। इनके अंदर मेंबर अगर आप लोग देखोगे तो यहां पर 188 है, यहां पर भी 188 है, यहां पर 67 है, यहां पर कितने हैं, यहां पर 57 मेंबर है। ठीक है, तो टोटल मिलाकर अगर बात करें, लार्जेस्ट शेयर होल्डर यहां पर यूएसए, यहां पर यूएसए, यहां पर जापान पहले नंबर पर है और यूएसए दूसरे नंबर पर है। यहां पर लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना है और इंडिया दूसरे नंबर पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब यहां पर यह है कि आज की डेट में AIIB में इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि हमारी पोजीशन दूसरे नंबर पर है, तो ये सोचने के लिए मजबूर करते ना आप लोगों को, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और हाँ, यहां पर अगर बात करें AIIB की, तो मेंबर जो है वो जाकर आप लोग चेक कीजिएगा, ये थोड़ा पुराना डेटा है यहां पर, तो इसलिए मेंबर की संख्या आप लोगों को यहां पर कुछ और देखने को मिलेगी। तो इस डेटा को आप लोग अपडेट करना और बताइएगा कि टोटल कितने मेंबर हैं। ठीक है, ये अभी जो मेंबर है यहां पर, ये इतने नहीं देखने को मिलेंगे आप लोगों को, वहां पे मेंबरों की संख्या आप लोगों को चेंज नजर आएगी। और इसमें भी एक मेंबर अभी नया ऐड हुआ है, लेटेस्ट, वो भी मेंबर आप लोगों को बताना है कि नया इसके अंदर कौन ऐड हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है जो कि आप लोगों को काम करना है, और इसको लगाने का बेसिक पर्पज मेरा था भी यही, ताकि आप लोग जो है थोड़ा सा रिवीजन यहां पर कर सकें, क्योंकि एक बार मैं पढ़ा दूंगा, थोड़ा सा जाकर आप लोग इसके ऊपर एक बार नजर डालेंगे, 5-10 मिनट देकर सारों में को निकल जाएंगे, विकिपीडिया पर सर्च करना, सारे खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, इनके अंदर मेंबर अभी जो नए नए लेटेस्ट ऐड हुए हैं, बस वो काम आप लोगों को करना है, उतना आप लोग देख लेना। ठीक है, बाकी सारी चीजें लगभग मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसी के साथ में गरीबी को कैसे मिटाना है, डेवलपमेंट कैसे करना है वो काम करता है, कैसे यहां पर मॉनेटरी स्टेबिलिटी लेकर आनी है ये काम करता है, कैसे रिड्यूस करनी है गरीबी, और कैसे ढांचागत विकास करने हैं, तो सारों का अलग अलग गोल आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीटो पावर यहां पर सबसे ज्यादा, अगर यूएसए की बात करें, यहां पर यूएसए, यहां पर कोई वीटो पावर नहीं है, और यहां पर एक तरीके से चाइना आप लोगों को देखने को मिलेगा कि काम कर सकता है, क्योंकि काफी पावर है इसके हाथ में, पर लेकिन इसने भी यहां पर त्याग दी है, यानी कि यहां पर भी आप लोगों को नॉर्मली वीटो वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। इसलिए यहां पर ये जो बैंक है यहां पर इनसे डिफरेंट माने जाते हैं, यानी कि ये वाले बैंक में कुछ दादागिरी चलती है आप लोगों को नजर आएगी, खासकर यूएसए जैसी कंट्रीज के, पर लेकिन यहां पर एक तरीके से ऐसी कोई दादागिरी देखने को नहीं मिलती है, इसलिए ज्यादा लिबरल बैंक आज के डेट में इनको यहां पर बोला जा रहा है। वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा, इसका वॉशिंगटन में, यहां पर ये मनीला फिलीपींस के अंदर में, और ये आप लोगों के सामने बीजिंग के अंदर हो गया। तो देखना क्या है आप लोगों को, जाकर बस ये काम करिएगा, यहां पर मेंबर देखिएगा इनमें कितने कितने हैं, और यहां पर कौन अभी लेटेस्ट मेंबर ऐड हुए हैं। वो ऐसा क्वेश्चन है जो कई बार आप लोगों से फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है। तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक ओवरव्यू यहां पर दे दिया, कोई भी कंफ्यूजन अब आप लोगों को यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी बात कर रहे थे हम लोग यहां पर AIIB के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर ये इसके बारे में हालांकि मैंने बताई थी आप लोगों को, तो ये मोटी मोटी चीजें हैं यहां पर, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं कितने कितने मेंबर कहां से निकल कर आ रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश यहां पर की जा रही है। सबसे ज्यादा जो पावर है यहां पर वो चाइना के हाथ में, दूसरे नंबर पर इंडिया के हाथ में देखने को मिलेगी, तीसरे नंबर पर आप लोगों को रसिया, चौथे नंबर पर यहां पर है जर्मनी। ठीक है, तो कम से कम 4 ऐसी कंट्री जिनके पास में सबसे ज्यादा पावर है, तो इनके बारे में आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा कैपिटल स्टॉक इन्हीं का है, इन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहां पर दिया गया है, तो इसलिए इनके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 4 बैंक आप लोगों के साथ साथ में तैयार हो गए। बाकी यहां पर ये तो बेसिकली देखिए बेसिक चीजें होती हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर जो होते हैं यहां पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव गवर्नर अपॉइंट किए जाते हैं यहां पर, इसके चलते यहां पर चीजें आगे चलती है। अपॉइंटमेंट करना जो है वो मेंबर के हाथ में रहता है। ठीक है, तो गवर्नर जो सर्व करते हैं वो एक तरीके से अपॉइंटिंग मेंबर, वो यहां पर एक तरीके से नहीं कि हाँ एक सही कैसे तरीके से काम को लेकर चलना है। तो गवर्नर्स एंड ऑल्टरनेटिव गवर्नर्स सर्व एट द प्लेजर ऑफ अपॉइंटिंग मेंबर। ठीक है, तो जिस तरीके से अपॉइंटिंग मेंबर चाहते हैं उनके हिसाब से काम चलता है। नेक्स्ट यहां पर जो होता है उसको बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं ये नॉन रेजिडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
रेस्पॉन्सिबल होते हैं डायरेक्शन ऑफ द बैंक, जर्नल ऑपरेशन कैसे लेकर चलना है इनको और किस तरीके से यहाँ पर काम करना है, तो उसके चलते यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसी के साथ में सीनियर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा इसके अंदर में। ये देखिए वैसे पढ़ने का लायक नहीं है, बस फिर भी एक मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाँ ऐसे ऐसे चलते हैं। तो ये अगर कहना बोर्ड ऑफ गवर्नर होते हैं, इसी के साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, सीनियर मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट देखने को मिलेगा और इंटरनेशनल आप लोगों को एडवाइजरी पैनल भी रहेगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पर कोई काम करना है, कोई भी यहाँ पर पैसा कहां जा रहा है, कहां पर सपोर्ट करना है, क्या क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, तो उसके लिए एक पैनल भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो ये बेसिक चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पर अगर बात करें वर्ल्ड वाइड आज के डेट में काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड में। एआईबी जो एआईबी है यहाँ पर ये 2016 में स्टार्ट किया गया था। 57 फाउंडिंग मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर 37 तो आप लोगों को रीजनल है, 20 नॉन रीजनल यानी कि दूसरे मेंबर भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएंगे। बोला जा रहा है कि यहाँ पर एंड ऑफ द 2020 अगर बात करें तो 103 मेंबर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एक मोटा मोटा आइडिया तो मैंने दे दिया, फिर भी आप लोग जाकर देखेंगे 103 ही है या फिर मेंबर यहाँ पर ज्यादा बढ़ गए। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम निकालेगा, एक बार मेंबर पर आप लोग नजर डालोगे तो फिर लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे। ठीक है, हो सकता है 103 से भी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल जाए, हो सकता है 104 देखने को मिल जाए 104 मेंबर है। ठीक है, जाकर देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर बात करूं यहाँ पर बेसिकली इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है आज के डेट में कि जो मेंबर है वो रिप्रेजेंट करते हैं अप्रोक्सीमेट 79 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन और 65 जो ग्लोबल जीडीपी होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें हाईएस्ट जो क्रेडिट रेटिंग जहां पर असाइन की जाती है इनको, तो मेजर रेटिंग इंस्टीट्यूशन में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। AIIB जो है यहाँ पर वो AAA रेटिंग के अंदर देखने को मिला था जब स्टैंडर्ड एंड पुअर और मूडीज और फिच के द्वारा यहाँ पर रेटिंग तैयार की गई। यानी कि देखिए आज की डेट में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 10 में से आप लोग मुझे कितनी रेटिंग देंगे, तो एक तरीके से ये हो गया कि मान लीजिए कई सारे बच्चों ने यहाँ पर 10 में से 5 दे दी, कहीं ने 10 में से 2 दे दी, कहीं ने 10 में से 7 दे दी, कहीं ने 10 में से 9 दे दी। अब मैक्सिमम बच्चे कौन सी रेटिंग दे रहे हैं, तो उसके बेस पर लगता है कि अगर ज्यादातर बच्चे जो हैं वो मान लीजिए 8 से या फिर 7 से ऊपर दे रहे हैं, तो इसका मतलब लेक्चर जो है वो अच्छा चल रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं आप लोग फीडबैक जरूर दिया करो, इससे मुझे लेक्चर का पता चलता रहता है कि लेक्चर कैसा चल रहा है। 1 सेकंड लगती है आप लोगों को फीडबैक देने में, लाइक कर भी आप लोग फीडबैक दे सकते हैं, वो भी तरीका है। यहाँ पर कमेंट कर आप लोग बता सकते हैं। तो ये फीडबैक के तरीके होते हैं, तो आप लोग ये फीडबैक जरूर बताया करिए, मुझे भी पता चलता है इससे और यूट्यूब को भी पता चलता है कि वीडियो कैसी है। तो इसके चलते यहाँ पर अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कि आज की डेट में यहाँ पर इनकी एक टॉप रैंकिंग की कैटेगरी में आप लोग को ये नजर आएंगे। इंडस्ट्री जो है यहाँ पर अगर उसके बारे में बात करें तो बात की जाती है कि यहाँ पर रिकॉग्नाइज करती है ऐसे एरिया को जहां पर एक फाइनेंशियल जो है वो स्टैंडिंग जो है अच्छी हो, वहां पर एक तरीके से इंटरनेशनल कैपिटल जहां पर देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं वहां पर ही काम होते हुए आप लोगों को प्रॉपर वे में नजर आएंगे। इसी के साथ में अगर बात करें, मैंने अभी आप लोगों को बताया यहाँ पर मेंबर के बारे में, पर लेकिन मेंबर के साथ में कुछ आप लोगों को यहाँ पर ऑब्जर्वर भी देखने को मिलेंगे। अब मेंबर तो पता है भाई साहब वो मेंबर होंगे जिनके पास में वोटिंग राइट है, सारे एक तरीके से नहीं घर का परिवार का सदस्य हो जाते हैं तो उसको घर का मेंबर बोल देते हैं। पर लेकिन ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर है मानिए कोई मेहमान आ गया घर में, तो मेहमान आकर चीजों को देख रहा है कैसे कैसे चीजें चल रही है, वो क्या करेगा, वो आप लोग घर के डिसीजन नहीं ले पाएगा, पर हाँ जो भी घर में चल रहा है उसको देख तो लेगा। ऐसा तो नहीं आप लोग सारी चीजें उससे छुपा पाओगे, घर के अंदर ही बैठा हुआ वो इंसान। तो यहाँ पर काउंसिल की मीटिंग में तो पार्टिसिपेट कर लेता है, पर लेकिन वोटिंग राइट ऑब्जर्वर को नहीं मिलती है। तो यहाँ पर अगर बात करें AIIB जो है उसको ग्रांट की गई परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर भी और इकोनॉमिक एंड सोशल जो काउंसिल है उसके अंदर भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब किसी को ऐसे यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस मिल जाता है, तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आगे चलकर वो मेंबर भी बन जाए। यानी घर में अगर कोई मेहमान आ गया है तो आगे चलकर पता चला यहाँ पर उसके साथ में शादी विवाह हो रहा है, यारी दोस्ती होगी, ये पता चला घर के मेंबर जैसे ही हो गया, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो पॉलिसीज या फिर स्ट्रेटजीज जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए आप जो भी फाइनलाइज की जाती है, तो ढांचागत विकास करने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कई सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये तरीके रहते हैं कि चीजों को लेकर कैसे कैसे आगे बढ़ना है। आज की डेट में अगर बात करें इफिशिएंसी कैसे बढ़ानी है यहाँ पर, तो इसके ऊपर फोकस देना है। तो बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स जो डिसीजन लेकर चलेंगे वही अप्रोच यहाँ पर इनकी रहेगी, कैसे चीजों को लेकर चलना है। और ऐसा नहीं कि आनंद फानन में कुछ भी काम कर देंगे, एक अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि भाई साहब कैसे चीजों को रखना है, इनोवेशन कैसे होना चाहिए, किस तरीके यहाँ पर एक तरीके से कल्चर होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कोई भी बैंक, कोई भी एक तरीके से इंस्टीट्यूशन, कोई भी संस्था तब काम ढंग से करती है अगर जिसको जो काम किया दिया गया है वो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे। ऐसे नहीं कि यार ये तो पप्पू का काम था और ये तो टिट्टू का काम था, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए, जिस इंसान को काम दिया गया वो उसको रेस्पॉन्सिबल तरीके से निभाए और तभी यहाँ पर उसका मैनेजमेंट जो है वो ढंग से काम करता हुआ नजर आएगा। अभी अपनी कंट्री के साथ में कैसे रिलेशन है अपना वो समझ लेते हैं। यहाँ पर अगर बात करूं तो यहाँ पर काफी सारा लोन इंडिया को मिला है AIIB से। चाइना जो है यहाँ पर ये बिगेस्ट शेयर होल्डर है और इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पर है। AIIB का लगभग 6.7 बिलियन, अगर 28 प्रोजेक्ट के बारे में बात करें
तो हमको यहाँ पर इससे पैसा मिला हुआ है। अभी रिसेंटली कोविड-19 के चलते भी काफी कुछ हम लोग को यहाँ पर मिला, खासकर अगर बात करें ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए भी सपोर्ट मिली। याद रखिए ग्रीन और ब्राउन प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर कोई ऑलरेडी छोटा बहुत सामान आप लोगों ने बना रखा है, मान लीजिए एक घर बना रखा है आप लोगों ने, ठीक है, उस घर को तोड़ फोड़ के आप लोग वहां पर स्कूल बनाना चाहते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक तरीके से ब्राउन प्रोजेक्ट, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी घर का एक ढांचा था, आप लोगों ने दीवारें इधर उधर कर थोड़ा सा स्कूल बना दिया। पर लेकिन अगर वहां पर कुछ भी नहीं था, एक बिल्कुल बंजर जमीन पड़ी हुई थी, आप लोगों ने जाकर ढांचा खड़ा किया, फिर वहां पर अपना सारी चीजें स्टेबल करना स्टार्ट की, तो वो एक तरीका ग्रीन प्रोजेक्ट आप लोग का हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो बड़ी ही प्यारी है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, छोटे से कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो इनके बारे में कोई कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं यहाँ पर AIIB और इंडिया के बारे में कुछ और बातें हैं। यहाँ पर अक्टूबर 2021 में यहाँ पर इंडिया के द्वारा अप्लाई किया गया लोन के लिए AIIB और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर में, तो यहाँ पर काफी कुछ हम लोग को देखने को मिला। इसी के साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी। देखिए कोविड-19 के चलते ना बहुत सारी कंट्री या बहुत सारे एरिया ऐसे थे जहां पर लग रहा था कि इनको जो है वैक्सीन या दवाइयां नहीं मिल पाएगी, पर लेकिन यहाँ पर जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ये यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, AIIB या फिर ADB हो गया, इनके द्वारा अपनी तरफ से यहाँ पर काफी सारे ऐसे प्रोविजन किए गए ताकि जिन लोगों तक यहाँ पर चीजें नहीं पहुंच रही हैं उन लोगों तक भी चीजें पहुंच सके। तो इससे फायदा क्या होगा, कम से कम जिस लोगों के पास में पैसे नहीं है या फिर जिस लोगों के पास में रिसोर्सेज नहीं है यार, उनको भी कुछ मिल जाएगा ना, तो वरना ये तो ऐसी चीजें धरी की धरी रह जाएंगी, फिर वरना आधे लोग वैसे ही मर जाएंगे। तो इसके चलते काफी कुछ काम इनके द्वारा किया गया। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जब यहाँ पर चेन्नई रेल मेट्रो सिस्टम के बारे में बात की तो उसको बढ़ाने के बारे में बात की गई, तो यहाँ पर भी AIIB से पैसा मिला। तो ऐसी स्टेटमेंट कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, बोल देंगे बताओ किसके लिए यहाँ पर पैसा किससे दिया गया, तो AIIB से यहाँ पर पैसा निकल कर आया, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट आर्टिकल यार आप लोगों के सामने है, यहाँ पर ये बात करेगा GS पेपर 2 के बारे में और इंडिया और इट्स जो नेबरहुड है उसके बारे में। यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली जब बात करेंगे तो ये आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। इस आर्टिकल के में अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये आर्टिकल जो है ये कई सारे न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से कवर किया गया। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे अगर आप लोग पार्ट 3 के अंदर जाएंगे हमारे संविधान के अंदर, तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलेंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। इसके अंदर जब आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से अंदर घुसेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक यहाँ पर जो आर्टिकल है उनको हम लोग राइट टू रिलीजन के बारे में बेसिकली बात करते हैं। तो इसके चलते एक तो यहाँ पर आप लोगों को रिलीजन के बारे में बातें देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में जब आप लोग बात करते हैं यहाँ पर हमारे प्रियम्बल के बारे में, तो प्रियम्बल जो है उसमें कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं आप लोग सेक्युलर, यानी कि सेक्युलरिज्म के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हालांकि ओरिजिनली जब हमारा प्रियम्बल आया तो कैसे कैसे आया मैं आप लोगों को बेसिकली वो बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग देखेंगे तो नवंबर 2 1946 में यहाँ पर जो हमारी पर्टिकुलर जो प्रियम्बल है उसके बारे में बातें की गई, जब यहाँ पर कि हाँ इसको किस तरीके से आगे लेकर चलना है। तो बोला गया था कि दैट द प्रियम्बल स्टैंड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यहाँ पर अडॉप्ट किया गया 2 नवंबर 1946 यानी कि 2 नवंबर 1946 में। तो अगर बात करें यहाँ पर बात करें 13 दिसंबर 1946 में यहाँ पर प्रियम्बल का जो ड्राफ्ट है यहाँ पर वो मूव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर में, और ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। यानी कि प्रियम्बल का ड्राफ्ट जो है वो किसके द्वारा मूव किया गया था, यानी कि किसने प्रियम्बल का ड्राफ्ट जो है वहां पर रखा था कि हम लोग को प्रियम्बल को आगे लेकर चलना है। तो यहाँ पर ये हमारी कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा प्रियम्बल का ये पार्ट जो है इसको आगे लेकर चला गया था। और इसी के साथ में 26 नवंबर 1949 में यहाँ पर ये अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। याद रखिएगा आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में स्टार्टिंग का जो कुछ पोर्शन है 26 नवंबर 1949 को हमारी कंट्री में उसको अडॉप्ट किया गया था, और 26 नवंबर 1950 में प्रियम्बल जो है वो इफेक्ट में आ गया था जब हम लोग अपना देश जो है वो जब सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। तो आज की डेट में अगर आप लोगों से बात करें कि हमारा प्रियम्बल कैसा है, तो ये कुछ ऐसा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें बहुत सारी बातें आप लोगों को जानने को मिल जाएंगी। इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी, यानी कि एक तरीके से कैसा आप लोगों के पास में न्याय होना चाहिए, तो सोशल, इकोनॉमी और पॉलिटिकल न्याय होना चाहिए। 3 तरीके के न्याय जो है यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। लिबर्टी थॉट की होनी चाहिए, एक्सप्रेशन की होनी चाहिए, बिलीफ की होनी चाहिए, फेथ की होनी चाहिए, वर्शिप की, यानी कि 5 तरीके की आप लोगों को यहाँ पर लिबर्टी देखने को मिल जाती है। इक्वलिटी होनी चाहिए, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए प्रमोट करने के लिए अमंग ऑल, और यहाँ पर भाईचारा भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये इस तरीका आज के में संविधान है, और याद रखना यहाँ पर संविधान के इस तरीका प्रियम्बल है, और प्रियम्बल में जो डेट मेंशन है ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये याद रखिएगा 26 नवंबर 1949 डेट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ना कि 26 जनवरी 1950 है। तो कंफ्यूज मत होना, प्रियम्बल में ये डेट है। तो हमारा प्रियम्बल क्या बोलता है कि हम लोग एक सेक्युलर कंट्री हैं,
पर जो ये वर्ड सेक्युलर है, ये ओरिजिनली हमारे बेसिकली प्रीएम्बल के यानी प्रस्तावना के अंदर नहीं था। जब हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1976 में, जब जाकर यहां पर इसको ऐड किया गया प्रस्तावना को। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं यार, जो कई बार क्वेश्चन की फॉर्म में आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। आखिर ये जो इतनी कहानी मैंने क्यों सुनाई यहाँ पर, तो इसके पीछे यहाँ पर आप लोगों को एक राज देखने को मिलेगा। क्या राज की बात है? तो राज आप लोग सुन लीजिए। राज इसलिए है क्योंकि हमारी होम मिनिस्ट्री के द्वारा रिसेंटली अभी ये बोला गया कि जो डेडलाइन नोटिफाई की गई थी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को इंप्लीमेंट करने की, वो अभी मिस हो गई है। यानी कि उस डेडलाइन के ऊपर यहां पर अभी बेसिकली उसको अचीव करने में सक्सेस नहीं हो पाए, जिसके बारे में बातें की गई थी। तो उसके चलते यहां पर ये न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है। कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर, आप लोगों ने देखा होगा। तो यहां पर ये इसके चलते यहां पर कैसे आगे लेकर चलना है उसके बारे में बातें की गई थी। तो गवर्नमेंट जो है यहां पर उसके बारे में बात करें तो उसके द्वारा रूल अभी प्रॉपर वे में नहीं बनाए गए कि कैसे चीजों को लेकर चलने आगे, ठीक है, कैसे कैसे यहां पर इसको इंप्लीमेंट करना है। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट की बात की जाए 1988 में, तो भी एक एग्जांपल है यहां पर, जो कि अभी यहां पर रिमेनिंग पड़ा हुआ है, उसको कंप्लीट करना है यहां पर इसके थ्रू। तो रेगुलेशन नहीं रहेगी तो वो भी यहां पर एक तरीके से अनइम्प्लीमेंटेड है। यहां पर बेनामी ट्रांजैक्शन के तहत भी यहां पर काम किया जाता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, देखिए आज की डेट में अगर आप लोगों से बात करें ना, तो ये ऐसे इशू है जो रेगुलर आप लोगों को यहां पर न्यूज में देखने को मिलते हैं। तो इनके बारे में एक बार आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए कहता हूं एक टॉपिक को अच्छे से अपने जहन में उतार लो, फिर कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। लंबे समय तक आप लोग उसको याद रख पाओगे एक बार आप लोगों ने अगर इसको जहन में उतार लिया तो, ठीक है। जहन का मतलब अपने अंदर उतार लिया, यानी कि अपने मन से आप लोगों ने चीजों को पढ़ लिया। तो 6 टोटल मिलाकर नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है जो कि कई सारी कंट्री में पाई जाती है, जैसे हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, फारसीज और क्रिश्चियन। ये जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है, अगर ये 3 कंट्री किससे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हमारी कंट्री में अगर एंट्री करी है, ठीक है, हु एंटर्ड इन कंट्री बिफोर 31 दिसंबर 2014, तो उनको यहां पर सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। एग्जेम्पशन मिलेगा यहां पर इन 6 कम्युनिटी को फॉरेन एक्ट 1946 के तहत और पासपोर्ट एक्ट 1920। यानी कि अगर कोई हमारी कंट्री में फॉरेनर आ गया और या फिर किसी के पास में पासपोर्ट नहीं है, वहां से भागकर आ गया जान बचाकर इन कंट्री से, तो उनको हम लोग पनाह देंगे अपने देश में, यानी कि उनको वापस हम लोग यहां से नहीं भेजेंगे। तो ये काफी इंपोर्टेंट मुद्दा यहां पर निकल कर आया। तो इसके चलते यहां पर याद रखिएगा आप लोग, यहां पर ये काफी इंपोर्टेंट होता है। बात क्या रहती है, 2 एक्ट जो है स्पेसिफाई करते हैं कि पनिशमेंट दिया जाएगा अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन हमारे देश में आया है और हमारे देश में आने के बाद में उसका जो वीजा था वो एक्सपायर हो गया, हमारे देश में ही है, या फिर एक तरीके से पर बिना परमिट के लिए यहां पर आ गया, ठीक है, परमिशन जो है एक्सपायर हो गया, तो इलीगल मान लिया जाता है उसको। पर लेकिन ऐसा पर्सन जो कि यहां पर जान बचाकर इन देश से है, तो उनको हम लोग अलाउ कर रहे हैं और इवन आगे चलकर उनको सिटीजनशिप भी दे रहे हैं। सिटीजनशिप के बारे में याद रखेगा, पार्ट 2 में आप लोगों को संविधान के अंदर सिटीजनशिप देखने को मिलेगी। आर्टिकल पार्ट 2 में और आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बातें की जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है पॉलिटी के अंदर। अगर आप लोगों को सिटीजनशिप के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए तो जाकर पॉलिटी का लेक्चर जरूर देख लेना। पॉलिटी बाय वीर सर्च कर लेना, सिटीजनशिप लिखकर पूरा लेक्चर आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा, डिटेल में सारी चीजें एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह पॉलिटी का सर्च कर लिया करो, उसको लिखकर पॉलिटी बाय वीर, उस टॉपिक को आप लोगों के सामने वो टॉपिक खुलकर आ जाएगा। आगे अगर बात करें यहां पर अभी बात की जा रही है कि हमारी कंट्री में एक बेसिकली कमेटी है, उसको यहां पर चीजें दी जा रही है कि ताकि ढंग से चीजों को रिव्यू किया जाए। तो कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो क्या बात की जा रही है, तो ये जो कमेटी होती है सबसे पहले तो ये है कि दोनों हाउसेस की आप लोगों को देखने को मिलेगी, एग्जिस्ट करती है। टोटल 15 मेंबर होते हैं और मिनिस्टर जो होता है वो यहां पर एक इसका मेंबर नहीं होता है कमेटी का, मिनिस्टर इज नॉट नॉमिनेटेड, यानी कि मिनिस्टर इसका पार्ट नहीं होता है। तो ये जो कमेटी होती है वो स्क्रूटिनाइज करती है हाउस के अंदर जो भी यहां पर रूल और रेगुलेशन आ रहे हैं उनको बेसिकली यहां पर एक तरीके से उसका एनालिसिस करने की कोशिश करती है और क्या क्या उसके अंदर चीजें की जा सकती हैं उसके लिए भी यहां पर सेशन यहां पर देती है, ठीक है। तो ये भी बेसिक चीजें होगी। बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट मुद्दे जो कि डेट्स और कुछ फिगर्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी यहां पर जो एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, ठीक है, जो कि बेनिफिट करेगा नॉन मुस्लिम कम्युनिटी, जो उनकी यहां पर अगर बात करें उनको अपनी कंट्री में लाने के लिए बेसिकली कोशिश की जा रही है। मुस्लिम को यहां पर बेसिकली देखिए ऑलरेडी मुस्लिम हमारे देश में कोई कम नहीं है, आप लोगों को देखने को मिलेगा, काफी बड़ी मात्रा में रहते हैं। तो यहां पर यह माना गया इनके द्वारा कि अगर बांग्लादेश और यहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान से भी मुस्लिम कम्युनिटी को अगर अलाउ कर दिया तो दिक्कतें देखने को मिलेगी कि उनमें मेजोरिटी में मुस्लिम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो गवर्नमेंट बार बार ये बोलती है कि यहां पर नॉन मुस्लिम को बेसिकली यहां पर अलाउ करने की बात की जा रही है, तो इसलिए पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट यहां पर किया जा रहा है। पर लेकिन इस मुद्दे पर क्या करते हैं जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग हैं उनको दिक्कतें देखने को मिलती है। उनके द्वारा बोला गया आसाम के अंदर खासकर, जब आप लोगों को पता है बांग्लादेश यहां से एक नई कंट्री बनकर सामने आया 1971 में, ठीक है, तो उस टाइम पर पाकिस्तान ने बहुत सारे अटैक किए बांग्लादेश के ऊपर, बहुत सारे लोग जान बचाकर इंडिया के अंदर आए उस टाइम पर।
तो इसके चलते यहाँ पर आसाम के अंदर बहुत सारे आज के दिन में बांग्लादेशी रहते हैं। तो आसाम इसको लेकर बार बार टेंशन में रहता है कि वो यहाँ पर जॉब चाहिए, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, खाने के लिए सामान चाहिए। तो इसकी वजह से हमको दिक्कतें देखने को मिलती है। ऐसी बातें बार बार आसाम से निकल कर आती है। तो आसाम अकॉर्ड साइन किया गया था कि यहाँ पर इस जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन निकाला जाएगा और बोला जाएगा कि जो भी यहाँ पर 25 मार्च 1971 के बाद में है उसको बांग्लादेश में वापसी डिपोर्ट किया जाएगा, यानी कि बांग्लादेश में उसको छोड़ा जाएगा। एस्टिमेशन ये लगा जा रहा है कि लगभग 20 मिलियन के करीब इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट आसाम में रहते हैं। 20 मिलियन, यानी कि अगर 10 की इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 बेसिकली लाख आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि 1 करोड़ 2 करोड़ के करीब लोग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो 2 करोड़ लोगों को खाना खिलाना, 2 करोड़ लोगों को जॉब प्रोवाइड कराना, 2 करोड़ रुपए लोगों के लिए रहने की जगह करना, तो कोई आसान काम तो होता नहीं है। तो इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पर जो बेसिकली आसाम के अंदर जो लोग हैं उनका डेमोग्राफिक ही चेंज हो गया, यहाँ पर उनकी वोटिंग सिस्टम चेंज हो गया, उनके खाने पीने रहने की चीजों पर स्ट्रेन पड़ गया, बहुत सारे लोग आ गए एक्स्ट्रा। तो इसके चलते बार बार यहाँ पर ये इशू उठ कर आता है कि इसको कैसे टैकल करके चलना है। ठीक है, तो एसोसिएटेड कंसर्न कई सारे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला तो बोला जाता है कि यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है यहाँ पर ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। फंडामेंटल राइट 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, बोथ सिटीजन और फॉरेनर उसके लिए इक्वलिटी की बात करते हैं। और यहाँ पर प्रीएम्बल के अंदर भी मैंने बोला ना भी सेक्युलरिज्म के बारे में बात की जा रही है। तो किसी पर्टिकुलर रिलीजन की कम्युनिटी को आप लोग बाहर नहीं रख सकते। ऐसा नहीं है कि वहां पर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर अत्याचार होते हैं, कई सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि कंसर्न ये रहता है कि उनको भी अलाउ करो, मानवता के बेस पर आप लोग अलाउ करो ना, यहाँ पर रिलीजन की बेस पर अलाउ कर रहे हो। तो ये बोलकर इस पर्टिकुलर एक्ट का क्रिटिसिज्म किया जाता है। डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका से तो लोगों को बुला लिया, पर लेकिन क्या तमिल में, जो श्रीलंका के अंदर में तमिलियन कम्युनिटी दिक्कत में नहीं है? ठीक है, अगर बात करें यहाँ पर हिंदूज कई सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इवन रोहिंग्या कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी म्यांमार में, यहाँ पर दिक्कत में है। ठीक है, तो ये आप लोग बोल सकते हैं, जो कि इसके अंदर कवर ही नहीं की गई है। तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का भी है। आखिर यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से ही प्यार क्यों आया? यहाँ पर श्रीलंका और म्यांमार पे प्यार क्यों नहीं आया? वहां पर भी तो काफी सारे लोग प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, उनको भी लेकर आना चाहिए था। तो ये जरूरी हो जाता कि यहाँ पर इस तरीके से आप लोगों को सोचना चाहिए। डिफिकल्ट है एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर बात करें यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट कौन है, ठीक है, तो किस तरीके से उनको आगे लेकर चलना है, तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्टी है। क्योंकि अब वापस से भी तो नहीं ले जा सकते उनको, क्योंकि बांग्लादेश तो ये बोल देता है बार बार कि हम इनको वापस नहीं लेंगे। तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है। और हमारी कंट्री की गवर्नमेंट भी बार बार बोलती है कि वापस नहीं भेजेंगे। तो इसको कैसे टैकल करना है? तो हैम्पर कर रहा है बायलैटरल रिलेशन भी यहाँ पर कंट्रीज के बीच में, ये भी इशू आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों को इस तरीके से पढ़ा दिया कि स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन आप लोगों का तैयार हो जाना चाहिए। अब आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होना चाहिए, डिटेल में चीजें आप लोगों के सामने। ठीक है, और फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मैं हूं ना, टेंशन काहे को लेने का। तो अगर कोई भी टेंशन हो तो उसके बारे में बताएगा, फिर टेंशन को जो है वो दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें जो कि आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये जो आर्टिकल है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी के अंदर आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। पासपोर्ट के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर समझेंगे इसको, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या बातें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। अभी भारत सरकार के द्वारा एक घोषणा की गई है कि उनके द्वारा ई पासपोर्ट तैयार किया जाएगा। ई पासपोर्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट, यानी कि जो ये पासपोर्ट आप लोगों के पास में होता है, ये लेकर अब आप लोगों को नहीं जाना पड़ेगा। एक ई पासपोर्ट आप लोगों के पास में रहेगा, तो इससे दिक्कत नहीं रहेगी। अगर अपडेट भी कराना है, रिन्यू कराना है, तो आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली ऐसा कोई सिस्टम तैयार किया जाएगा ताकि इसकी जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया कि स्टार्ट करिए ई पासपोर्ट टू सिटीजन, अप्लाई कर सकते हैं न्यू पासपोर्ट और रिन्यू कर सकते हैं जो उनका एक्सपायर हो रहा है। तो ये काफी अच्छा लगा पर्सनली। अगर मुझसे आप लोग पूछोगे तो एक अच्छा स्टेप है। आप लोग बताइए अच्छा है कि नहीं है? आप लोग क्या लगता है इसके बारे में, है कि नहीं अच्छा है? क्योंकि अगर आज की डेट में कोई पर्टिकुलर पर्सन मान लीजिए बाहर है कहीं, ठीक है, और यहाँ पर अगर उसका पासपोर्ट जो है एक्सपायर हो रहा है, तो किस तरीके से उसको रिन्यू करा सकते हैं? तो ऑनलाइन रिन्यू करा सकते हैं। ठीक है, कोई बाहर घूमने गया, किसी को कोई जरूरी काम है, अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो आराम से रिन्यू करा सकते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोचिप आप लोगों को देखने को मिलेगी ई पासपोर्ट के थ्रू, जो कि यहाँ पर यूज किया जाएगा। जैसे आप लोग एटीएम वगैरह नहीं यूज करते हैं, तो उस तरीके का फंडा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अनाउंस किया गया, यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसको टीसीएस आप लोग बोलते हैं। टाटा बड़ी शानदार कंपनी है यार, देश में कुछ भी अगर दिक्कत होती है तो टाटा हमेशा खड़ी मिलती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं ऐसी होनी चाहिए प्राइवेट कंपनी, जो अपने आप में प्राइवेट है पर लेकिन गवर्नमेंट के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलती है जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर पीएसपी यानी कि पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। पीएसपी V2.0 यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और टीसीएस के द्वारा कोलैबोरेशन किया गया। और इसके चलते यहाँ पर पासपोर्ट प्रोसीजर जो 2008 से लेकर यहाँ पर ये किस तरीके से आगे लेकर चलने वाले हैं। तो आज हालांकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, अगर बात करें तो यहाँ पर ये आगे चलेंगे, इसको लेकर कैसे इंप्लीमेंट करना है वो देखने वाली बात होगी। अगर इसके बारे में बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस है, ये सपोर्ट प्रोवाइड कराएगी कि सिटीजनशिप का किस तरीके से इंटरफेस होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की किस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड होनी चाहिए,
कैसे कॉल सेंटर होने चाहिए, ट्रेनिंग वगैरह कैसे प्रोवाइड करानी है। अगर कल को कुछ भी यहां पर पासपोर्ट के अंदर दिक्कत आ रही है तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी टाटा को दे दी है, यानी कि गवर्नमेंट ने जो है अपना पल्ला झाड़ लिया और टाटा को बोल दिया कि बाय बाय टाटा, अब आप लोग संभालो इसको, ठीक है। तो टाटा जो कंसल्टेंसी सर्विस है वो यहां पर इसको अच्छे से देखेगी। गवर्नमेंट जो है वो यहां पर ऑल सोवरन और सिक्योरिटी जो रिलेशन है यहां पर फंक्शन वो उसको देखेगी, पर लेकिन जो बेसिक फंडा है यहां पर बैकग्राउंड में जो काम करने वाला पूरा काम है वो काम करती है आप लोगों को टाटा नजर आएगी यहां पर, ठीक है। अगर बात करें पासपोर्ट सेवा केंद्र, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम के तहत यहां पर ये मिशन मोड प्रोजेक्ट में काम किया जाएगा। मिशन मोड प्रोजेक्ट में यहां पर बेसिकली जो नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान है वो फोकस देकर चलेगा कि जिस तरीके से आज के में आप लोगों ने देखा ना कि हम लोग लैंड को भी डिजिटलाइज कर रहे हैं, लैंड रिकॉर्ड को भी, ठीक है। इसी के साथ में बैंकिंग सारी डिजिटलाइज हो रही है, आप लोग जाकर ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं आज के में। कमर्शियल टैक्सेस आप लोग देखते हैं, सारे टैक्सेस भी आप लोग ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। तो इसके चलते कहीं ना कहीं कागज की जो खाना पूर्ति होती है वो खत्म करने की कोशिश की जा रही है और मुझे तो पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है ये प्रोग्राम। तो जो पुराना पासपोर्ट आप लोगों का हुआ करता था, अब वो पासपोर्ट जो है वो आप लोगों को अपग्रेडेड पासपोर्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर लेटेस्ट बायो जो यहाँ पर बायोमेट्रिक जो फीचर है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा, डेटा एनालिसिस, इसी के साथ में चैट बोट भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, ऑटो रेस्पॉन्स नजर आएगा। आप लोग नेचुरल लैंग्वेज जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे उस पर आप लोग बात कर सकते हैं, यानी कि एक न्यू जनरेशन ई पासपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है। तो अपग्रेडेड रहेगा जो ट्रेडिशनल है उसके कंपेयर में अगर आप लोग देखोगे, और ग्लोबल लेवल पर आप लोग यूज कर सकते हैं आसानी से, जिसके अंदर चिप एम्बेडेड आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। काम कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर जो है यहाँ पर ई पासपोर्ट के लिए डेवलप किया जा रहा है, तो आईआईटी कानपुर और यहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यहाँ पर काम कर रहे हैं, और पूरा जो सर्विस सेंटर है यहाँ पर वो संभाला जा रहा है टाटा कंसल्टेंसी के द्वारा। ईज रहेगा इमिग्रेशन प्रोसीजर में भी। इसी के साथ में अगर बात करें इंटरनेशनल सिविल जो यहाँ पर एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से यहाँ पर काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए टफ भी एक तरीके से टफ भी रहेगा एज वेल एज हार्डर टू डिस्ट्रॉय, ऐसा नहीं है कि एकदम खराब हो जाएंगे, तो चीजें सही पैटर्न में बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। नेशनल इंफॉर्मेटिक जो सेंटर है ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर मिलकर काम करती है। 1976 में यहाँ पर काम किया गया था। ऑब्जेक्टिव यह कि टेक्नोलॉजी के ड्रिवन कर सॉल्यूशन निकालना है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो अभी यहाँ पर इनके द्वारा सॉल्यूशन निकाला गया ई पासपोर्ट का। इंटरनेशनल सिविल अगर बात करें, इंटरनेशनल सिविल ऑर्गेनाइजेशन जो एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टेब्लिश की गई थी 1944 में, और इंडिया भी इसका मेंबर है यहाँ पर। ये तो इसके बारे में भी याद रखिएगा, यहाँ पर कैसे स्टैंडर्ड रहने यहाँ पर एयर नेविगेशन के उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछूंगा यहाँ पर, अगर बात करें इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आप लोगों को कहां देखने को मिलेगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब मौका मिल ही रहा है पासपोर्ट के बारे में, तो एक टॉपिक आप लोगों को और कवर करा देता हूं ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन न देखने को मिले। ये मैंने डाल दिया था एसएलवी पीडीएफ वाले चैनल के ऊपर में, ठीक है। यहाँ पर फिलहाल अभी 5-6 दिन के अंदर अंदर टोटल मिलाकर 19,000 मेंबर जुड़ गए, ठीक है। तो सबको फायदा हो रहा है इसलिए जुड़ रहे हैं, तो आप लोग भी पार्ट बन जाइए। अगर आप लोग जाकर यहाँ पर सर्च करेंगे, ये सर्चिंग मीडिया में इस पर जाकर सर्च करेंगे पासपोर्ट, ठीक है, तो जाकर ऐसे ही क्लिक करेंगे आप लोग यहाँ पर तो पासपोर्ट खुल के आ जाएगा। तो रिसेंटली अभी इसके बारे में जो प्रीलिम्स फैक्ट है मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराए कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में याद रखिएगा। हमारी कंट्री की जो रैंक है रिसेंटली अभी, एक सेकंड यार, कहां जा रहे भाई, अरे हाँ ठीक है डिस्कॉर्ड मजे लेने लगा टेलीग्राम। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये पर्टिकुलर जो पासपोर्ट है यहाँ पर इसके बारे में बात की जा रही है। तो इसका प्रॉपर अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मैंने नोट्स डाले थे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। तो इंडिया की जो रैंक है पहले 90 हुआ करती थी, अभी यहाँ पर 83 हो गई है। और इसी के साथ में बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट जो एसोसिएशन है उससे डेटा इकट्ठा करता है और उसके बाद में यहाँ पर रैंकिंग तैयार करता है। लॉन्च किया गया था 2006 में, और 199 करीब डिफरेंट पासपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ग्लोबल लेवल पर कौन टॉप करते हैं यहाँ पर, जापान और सिंगापुर। इंडिया की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर, हमारी परफॉर्मेंस अभी यहाँ पर 95th पोजीशन पर आप लोगों को देखने को मिली थी, और अभी क्या हो गई यहाँ पर, अभी 83 हो गई है। तो इंप्रूवमेंट हुआ है। पास्ट में यहाँ पर कुछ चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। 2000 में 84 थी यहाँ पर, 2021 में 90 आप लोगों को देखने को मिली। तो इंडिया का जो पासपोर्ट होल्डर है वो अलाउ कहता है कि 58 कंट्री में वीजा फ्री हम लोग जा सकते हैं। तो ये रहता है कितनी कंट्री में हम लोग वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं, उसके चलते आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके बारे में। सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा दी, तो आप लोग यहाँ पर जाकर देखते हैं सर्च कर। और डेली एक आर्टिकल प्रोवाइड कराता हूँ यार, यहाँ पर एक आर्टिकल आप लोग डेली पढ़ लिया करो। यहाँ से आप लोग का जो सीसेट का जो कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला पोर्शन है
वो आप लोगों का अच्छा हो जाएगा। तो ये आप लोग जरूर काम कीजिएगा। और पीडीएफ के लिए तो आप लोगों को पता ही यहाँ पर टोटल मिलाकर 1.5 लाख के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। तो पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लिया करें, सारी पीडीएफ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है। और डेली एक नया काम और स्टार्ट किया है मैंने, जो आप लोगों को फायदा पहुंचाएगा। आई होप यहाँ पर डेली एक जो आंसर राइटिंग में या फिर एसे राइटिंग में आप लोग जो कोटेशन यूज कर सकते हो, वो डेली एक कोटेशन में आप लोग को प्रोवाइड कराया करूंगा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि अभी ऐसे आप लोगों ने देखे निबंध जो थे वो सारे कोटेशन बेस यहाँ पर सामने निकल कर आगे। तो यहाँ पर ये डेली एक प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे हैशटैग अभी 1 देखने को मिलेगी पहली कोटेशन, तो जेंडर इक्वलिटी के ऊपर मैंने प्रोवाइड कराई थी। तो इस तरीके से डेली एक कोटेशन आप लोगों को देखने को मिल जाया करेगी, उसको आप लोग अपनी जो है आंसर राइटिंग का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज है। हालांकि ये सारी चीजें आप लोग कहां मिलती है, नॉर्मली इकट्ठी कहां मिला करेंगे, तो ये मिला करेंगे एसएलवी पीडीएफ वाले चैनल पर, जहां पर वोकैबुलरी वगैरह ये सारी चीजें भी आप लोग को मिलती हैं। तो इसको आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और जो भी आप लोग को लगे इंटरेस्टिंग चीजें उनको अपने बेसिकली नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। तो इसके साथ में एक आर्टिकल और मैंने तैयार कर दिया हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, तो कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके चलते हम लोगों ने एक के साथ में 2 आर्टिकल यहां पर देख लिए। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। कई सारे आर्टिकल अभी आप लोगों से आंसर राइटिंग में भी यहां पर पूछे गए एग्रीकल्चर के बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी क्या हुआ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जिसको KVIC आप लोग बोलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में एक बॉडी है, जो कि बेसिकली गांव में कैसे डेवलपमेंट करना है उसके बारे में बात करती है। और कंट्री में अभी इसके द्वारा पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग जो वैन है उसके बारे में बात की गई, यानी कि एक तरीके से ऐसी गाड़ी जिसमें हनी प्रोसेसिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसी चलती फिरती वैन आप लोगों को देखने को मिलेगी। जैसे नहीं, अगर हॉस्पिटल आप लोगों ने सुना कई बार कि हॉस्पिटल एक गाड़ी में हॉस्पिटल घूम रहा है, तो वो बातें देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते कंट्री की पहली है यहाँ पर ये, और कहां पर देखने को मिली आप लोगों को, ये उत्तर प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो हनी प्रोसेसिंग जो वैन है यहाँ पर, जो भी बी सीकर है, एक तरीके से मधुमक्खी पालने वाले जो लोग हैं, उनके घर पर जाकर यहाँ पर कलेक्ट करेगी और उनकी कॉस्ट उनको पे करेगी, और फिर उसका प्रोसेसिंग करके यहाँ पर शहर में सिटीज में ले जाकर उनको प्रोवाइड कराएगी। तो बोला जा रहा है स्वीट क्रांति, यानी कि स्वीट रिवॉल्यूशन जो इनिशिएटिव है उसको ये अच्छे लेवल पर आगे लेकर चलेगी। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं, किसान जो है उनके खेतों में अगर गेहूं लेने के लिए आ जाए, चावल लेने के लिए आ जाए, खेतों में उनको अपना मार्केट तक सामान न पहुंचाना पड़े, तो कैसा रहेगा। तो उसी पैटर्न पर यहाँ पर ये गाड़ी आप लोगों को काम करती नजर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग जो प्लांट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हनी टू प्रोसेसिंग प्लांट सारा आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। एक्सपेंसिव अफेयर है स्मॉल फार्मर के लिए, पर लेकिन यहाँ पर गाड़ी अगर मिलाएगी उनको तो सारे काम उनके हो जाएंगे। ठीक है, तो मेजोरिटी जो बी सेलर है वो आसानी से अपना जो हनी है वो यहाँ पर सेल कर पाएंगे। नॉर्मली उनके बहुत लो प्राइस पर उनको बेचना पड़ जाता था कई बार, पर यहाँ पर इनको जो प्राइस है वो भी अच्छा मिलेगा। तो पीआईबी के द्वारा काफी डिटेल में ये आर्टिकल कवर किया गया यहाँ पर अच्छे से, तो इसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ। और पीआईबी यहाँ पर गवर्नमेंट का मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है, जो कि आप लोग जिसके बारे में याद रख सकते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर वैन आप लोग याद रखिएगा, प्रोसेसिंग जो है यहाँ पर ये वैन ये रिड्यूस करेगी हनी का, जो भी यहाँ पर बेकार हो जाता था वो सारी चीज थी, उनकी कॉस्ट बढ़ जाती थी, तो रिड्यूस करेगी यहाँ पर जो निकालना है एक तरीके से उसकी कॉस्ट भी और प्रोसेसिंग कॉस्ट भी आप लोगों को रिड्यूस होती नजर आएगी इसकी। इसी के साथ में मिलावट जो की जाती थी आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आप लोग शहद को थोड़े दिन तक रख देंगे तो बैठ जाता है और चीनी नीचे बैठ जाती है उसमें, तो चीनी वाली जो मिलावट है वो भी आप लोग खत्म होती नजर आएगी, क्योंकि शहद जो है वो बहुत सारे लोगों की लाइफ का पार्ट बन चुका है आज के डेट में। आज के डेट में अगर बात करें यहाँ पर शहद को आप लोग अपनी लाइफ का भी पार्ट बना सकते हैं। अगर आप लोग कोशिश करोगे चीनी वगैरह से डिस्टेंस बना के रखनी है तो शहद को आप लोग अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर, ये हमारी कंट्री में बनाई गई थी 1956 में। बेसिकली कैसे यहाँ पर प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है, विलेज इंडस्ट्री को कैसे आगे लेकर चलना है उसके बारे में बात करती है। और याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, फिर बोले क्वेश्चन कहां से बन गया, तो भाई साहब यहां से बन गया, और एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पर लाट टपकाता है। मतलब क्या है, मतलब ये कि आप लोगों को बोल देगा कि यहाँ पर ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, आप लोग भी बोलेंगे हाँ गांव के बारे में बात की जा रही है, फिर रूरल मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, पर नहीं, ये माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज यानी कि एमएसएमई जो है उसके अंडर आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो इसलिए कंफ्यूजन आना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। जब इतनी बात कर ही लिए, थोड़ा सा स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी मीठी मीठी और बातें कर लेते हैं। तो मीठी मीठी बातों में भाई साहब मीठा ये है कि आज की डेट में एपीकल्चर के बारे में बात की जाती है, एपीकल्चर के प्रमोशन के बारे में यहां पर बात की जाती है, जिसको नॉर्मली बी कीपिंग आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि मधुमक्खी के पालन करने वाला काम। तो नेशनल बी कीपिंग और हनी मिशन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में आते हैं। अब सोचिएगा, पहले वाला काम जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के अंदर था, और ये वाला कौन सा है, ये यहाँ पर हमारी कंट्री में जो फार्मर और एग्रीकल्चर जो है फार्मर वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री के अंडर में है। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है,
स्वीट रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसके अंदर न्यूट्रिशन कितना क्या लेवल का, वो सारी चीजें यहां पर चेक करके रॉयल जेली, बी वैक्स, पोलन, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे लेकर चला जाता है। क्योंकि शहद जो है आज के डेट में वो दवाइयों में भी यूज होता है, खाने में भी यूज होता है, पीने में भी आप लोग यूज कर सकते हैं। आप लोग अगर आज के डेट में अपना मोटापा घटाना चाहते हैं तो मॉर्निंग में गर्म पानी के साथ में आप लोग नींबू के साथ में शहद मिलाकर पीजिए, उसके काफी फायदे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो वेट लॉस में आप लोगों को काफी ज्यादा फायदा रखता हुआ यहाँ पर ये नजर आता है। और खासकर किसानों के लिए तो इनकम जनरेशन का काम करेगा। हमारी कंट्री में से जो शहद है वो यूएसए, यूएई और यूरोप के अंदर काफी लार्ज स्केल पर बेचा जाता है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पर। अगर ढंग से इसको यूज किया जाए तो हम किसानों को यहाँ पर काफी ज्यादा फायदा इससे पहुंचा सकते हैं। तो ये पर्पज रहता है कि हाँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर चीजें पहुंचेगी तो हमारी चीजें बढ़ती नजर आएगी। तो हनी मिशन जो है यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो मिशन है कमीशन के द्वारा लॉन्च किया था ये 2017 में। तो 2017 से लेकर यहाँ पर ये मिशन चला हुआ है और उसको अभी आगे लेकर चल रहे हैं इसी के चलते। तो देखिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है, जो भी यहाँ पर बी कीपिंग रखना चाहते हैं उसके चलते, कैसे मैनेजमेंट करना है मधुमक्खियों को उसके बारे में, कैसे यहाँ पर उनको मेंटेन करना है, कैसे उसमें से शहद निकालना है, तो सारी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है इस रिवॉल्यूशन के थ्रू। तो फायदा तो यही तो रहेगा ना, यहाँ पर अगर ट्रेनिंग मिल जाएगी तो अच्छे से उसको यूज कर पाएंगे। तो इस स्वीट रिवॉल्यूशन के काफी फायदे यहाँ पर। इसी के साथ में बी कंजर्व प्रिवेंट करना है डिजीज को, कैसे लॉस करना है बी कॉलोनीज को, नहीं एक तरीके से नहीं, अगर लॉस हो रहा है तो कैसे उसको रोकना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रॉपर मैनेजमेंट के थ्रू काम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई ऐसा है कि आप लोगों में से मधुमक्खी का पालन करता है, कोई है ऐसा, देखिए मैंने इसके बारे में कभी मतलब ऐसा देखा नहीं मेरे आसपास में कोई यहाँ पर मधुमक्खी का पालन करता हो, पर लेकिन ये काफी एक प्रोडक्टिव बिजनेस है अगर ढंग से यूटिलाइज करा जाए। पर लेकिन इतनी प्रिकॉशन भी लेनी पड़ती है। पता चला आप लोगों को चिपट गई यहाँ पर उन्हें एक तरीके से इंसान को खा गई, पता चला मधुमक्खी पालने चले और यहाँ पर जो फेस हो गया वो हो गया बिल्कुल अलग ही लेवल का। तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो उसके कंट्रोल यहाँ पर करने की काफी ज्यादा जरूरत है। इवन मुझे अभी याद आया, मैं बहुत पुरानी बात है, हालांकि मुझे लग रहा है शायद 4th या 5th में होगा इस टाइम पे मैं शायद नीम का पेड़ था, नीम का था शायद पेड़ आई थिंक, तो नीम के पेड़ पे चढ़ा हुआ था गाँव में मतलब अपने तो उसके ऊपर उन्हें जो पीले वाली जो मधुमक्खी होती है, भीड़ बोलते हैं बेसिकली हमारे साइड में उनको, तो उसने काटा आंख के ऊपर और इतनी बुरी कंडीशन हुई। मतलब उसके बाद में एक मतलब थोड़े से नहीं जैसे कुनबे में हो जाते हैं, परिवार में हो जाते हैं, तो ताऊजी थे उनकी लड़की की शादी थी। तो भाई साहब मेरा जो चेहरा सोजा हुआ, आप भी फोटो देखते हो बैठे हो तो एक अलग ही लेवल की फोटो दिखाई पड़ती है। तो वो मुझे कई बार इंसिडेंट याद आ जाते हैं, तो ऐसी हरकतें भी कई बार देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इसलिए कभी भी यहाँ पर मधुमक्खियों के साथ में वो एक तरीके से लड़ाई नहीं करने का। ठीक है, तो ये ऐसी ऐसी चीजें कई बार देखने को मिल जाती है, हालांकि गलती नहीं होती है, पर लेकिन पता नहीं होता कि सर के ऊपर ऐसा कुछ था, हम किसी और होनी ना, हम किसी और गुमार में थे, नजरअंदाज कर गए, तो वो वाली बातें देखने को मिलती है। तो लो इन्वेस्टमेंट और इसी के साथ में हाई स्किल्ड की रिक्वायरमेंट यहां पर रहती है। अगर चाहिए तो ये पैसा कम लगेगा पर स्किल्ड में काम करना पड़ेगा, वरना पता चला कहानी खराब हो गई। ठीक है, तो स्केल करने के लिए यहाँ पर फार्मर की इनकम डबल करने के लिए, एक पर्टिकुलर इंप्लॉयमेंट जनरेशन करने के लिए, इंश्योर करने के लिए फूड सिक्योरिटी को कंजर्वेशन करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए क्रॉप प्रोडक्टिविटी, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये है बी कीपिंग मिशन, जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर, जिसके बारे में मैंने बात की, केवीआईसी के बारे में बता दिया और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर इस मिशन के बारे में, स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में सारी बातें बता दी। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। एक और आर्टिकल है, हालांकि ये आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका था, पर लेकिन वो आर्टिकल मैंने कजाकिस्तान के बारे में डिस्कस किया था। पर यहां पर जो बात की जा रही है कजाकिस्तान के अंदर पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात की जा रही है और इसका नाम है CSTO। ठीक है, तो ये यहां पर पूरा जो आर्टिकल है इस CSTO के ऊपर फोकस आप लोगों को देखने को मिलेगा। सेंट्रल एशियन कंट्री के बारे में बात करें तो जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, इसी के साथ में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और यहाँ पर अफगानिस्तान भी यहाँ पर कभी कभी काउंट कर लेते हैं हालांकि। ठीक है, तो ये कंट्री आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, ये कम से कम ये कंट्री के बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए अगर इसके बारे में बातें करूं। अब यहाँ पर मुद्दा क्या है, कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट के द्वारा अभी यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ पर हेल्प मांगी गई, क्योंकि कंट्री के अंदर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा था, आगजनी हो रही थी, यहाँ पर काफी लोग जो है वो दिक्कत में था। तो यहाँ पर ये है क्या, तो आप लोग नेटो के बारे में जानते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड का नेटो है, ऐसे ही ये यहाँ पर यूएसएसआर वाली कंट्री का आप लोग सेटो इसको बोल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ऐसे संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पर एशियन नेटो बोलते हैं, तो ऐसे आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस देखने को मिलेगी 6 कंट्री का। 2002 में इसको लेकर आए गए थे। आज की डेट में कजाकिस्तान के अंदर जो दिक्कत देखने को मिल रही है उसका सोल्यूशन निकालने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट हुआ था 1991 में,
और इसको काफी डिटेल में कवर किया गया यहाँ पर अभी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी। बात करें सीएसटीओ के बारे में तो एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस साइन किया गया था, हालांकि यहाँ पर 1992 में, ठीक है। फिर आगे चलकर चीजें इंप्लीमेंट की गई। इसी के चलते यहाँ पर बात करें 6 कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर रेफर किया जाता है इसको ताशकंद पैक्ट या फिर यहाँ पर ताशकंद ट्रीटी के नाम से भी आप लोग यहाँ पर इसको जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यहाँ पर 3 पोस्ट सोवियत जो स्टेट है यहाँ पर अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया जो थे वो यहाँ पर इस ट्रीटी के यहाँ पर एक तरीके से पार्ट बने, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पर साइन किया गया नेक्स्ट ईयर, और ट्रीटी जो है वो 1994 में आप लोगों को देखने को मिली। 5 ईयर लेटर यहाँ पर 6 ऑफ द 9 कंट्री जो थे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अजरबैजान, जॉर्जिया और ये, ठीक है। तो एग्री हुए यहाँ पर रिन्यू करने के लिए ट्रीटी को। तो इसके चलते यहाँ पर 2002 में प्रॉपर यहाँ पर एक क्रिएट किया गया सीएसटीओ, ठीक है। तो एक प्रोसीजर होता है ना, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कैसे कैसे यूरोपियन यूनियन बनाए, तो उसी तरीके से यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो एक प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर ये बनता हुआ नजर आया। तो स्टार्टिंग में जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बोला, तो 2002 में प्रॉपर ये इफेक्ट में आया, पहले कंट्रियों ने काम करना स्टार्ट किया, फिर पूरा काम चला। जैसे नहीं पहले ब्रिक बना, फिर आगे चलकर एस जुड़ गया, तो साउथ अफ्रीका जुड़ गया, तो पूरा प्रॉपर काम हो गया। तो कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर रसिया के अंदर मॉस्को में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में जो मेंबर कंट्री हैं आज के डेट में अर्मीनिया, बेलारूस, अजरबैजान, किर्गिस्तान और यहाँ पर रशियन फेडरेशन और तजाकिस्तान आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव ये है कि शांति बनाए रखना, साइबर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना। ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट टेरिटरी इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी के बारे में बात करती है। हालांकि लगता यह है कि कई बार रसिया ये सोचता है कि आज के में सबको अपने कंट्रोल में ले लेना है, रसिया उस मुद्दे से काम करता है। पर फिर भी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों के माइंड में क्लियर रहनी चाहिए, जो मैंने भी आप लोगों को बताई उसको लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो डिटेल में मैंने आप लोगों को यहाँ पर सारी बातें इसके बारे में बता दी। बातें इस आर्टिकल के बारे में जिसके बारे में स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से बात की थी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हमारी कंट्री में यहाँ पर अगर बात करें सांख्यिकीय और कार्यक्रम जो कार्यान्वयन जो मंत्रालय है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन आप लोग बोलते हैं, उसके द्वारा अभी फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट निकाला गया। एडवांस एस्टिमेट का मतलब क्या होता है? फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट का मतलब क्या हो गया? यानी कि पहले से ही डिसाइड कर लेना कि हाँ आगे कुछ कुछ ऐसा होने वाला है, तो उसको आप लोग बोलते हैं। तो करेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए इनके द्वारा एडवांस एस्टिमेट लगाया गया कि हमारी कंट्री की जो जीडीपी है वो 9.2 रहने वाली है 2021-22 के लिए। अभी हमारा जो ईयर है वो खत्म भी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ईयर जो खत्म होगा यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। 1 अप्रैल से नया ईयर स्टार्ट होता है यहाँ पर फाइनेंशियल मैटर में अगर बात करें तो ये याद रखिएगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये यहाँ पर ईयर कंप्लीट होगा। तो साल कंप्लीट होने से पहले ही इनके द्वारा एडवांस में ही एस्टिमेट लगा लिया, यानी कि भविष्यवाणी कर दी, ठीक है, कि किस तरीके की चीजें रहने वाली है। तो एडवांस एस्टिमेट आप लोगों को यहाँ पर इनके द्वारा जो लगाया गया वो है 9.2, ठीक है। तो ये याद रखिएगा इतने % हमारी जीडीपी रहने वाली है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बोला गया कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो बजट कैलकुलेशन है उसके बारे में ध्यान में रखते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन की जाएगी रियल जीडीपी, जो कि यहाँ पर बात करेंगे, एंड इन्फ्लेशन के बारे में। बेसिकली जो डिफरेंस है अगर रियल और नॉमिनल जीडीपी में आप लोग बात करिए तो छोटा सा डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा। कई बार कई सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, सर रियल जीडीपी क्या है, नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर जीडीपी इन अर्ली एस्टिमेट के बारे में, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, तो समझ लेते हैं पहले। जीडीपी डिफ्लेक्टर के बारे में कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। तो होता क्या है, मान लीजिए इनके द्वारा बोला गया रियल वर्सेस नॉमिनल जीडीपी। अब आप लोग समझ सकते हैं रियल का मतलब क्या हो गया। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि ये रियल चीज है, यानी कि ओरिजिनल चीज है, यानी कि इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, एडिशन नहीं है, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। कई बार गांव में से घी लेके आओ तो गांव का घी ना रियल होता है, ठीक है। शहरों में तो डालडा मिलता है भाई साहब, उसमें मिलावट रहती है, तो वो नॉमिनल हो गया, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ मिलावट देखने को मिलेगी। तो रियल जीडीपी जो रहती है उसमें इन्फ्लेशन जो होता है वो काउंट नहीं किया जाता है, और जो नॉमिनल जीडीपी रहती है उसमें इन्फ्लेशन को भी ऐड किए जाते हैं। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर मैं बोलूं, रियल जीडीपी वो रहेगी जिसमें से इन्फ्लेशन आप लोग घटा दोगे। इन्फ्लेशन क्या होता है? महंगाई। महंगाई का मतलब क्या होगा यहाँ पर? मान लीजिए आज की डेट में कोई प्रोडक्ट जो है वो 5 रुपए का आप लोगों ने बनाया, ठीक है, 5 रुपए का बनाया वो प्रोडक्ट पर, लेकिन आगे चल के महंगाई हो गई, उसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जो है 10 रुपए का बेचा जा रहा है। तो 5 रुपए का उस पर इन्फ्लेशन बढ़ गया, यानी कि महंगाई बढ़ गई। तो वो 5 रुपए का जो महंगाई बढ़ गई यहाँ पर, तो वो एक तरीका इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इन्फ्लेशन को कट कर दिया जाता है जब रियल में से, तो आप लोग को देखने को मिलेगा वो बेसिकली नॉमिनल में से, तो वो रियल जीडीपी आ जाती है, ठीक है। अगर बात करें जीडीपी डिफ्लेक्टर कैसे निकालते हैं, तो नॉमिनल जो भी जीडीपी रहती है आप लोग को देखने को मिलेगा नॉमिनल जीडीपी हमेशा ज्यादा रहेगी, ठीक है, रियल जीडीपी से। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रहेगा, आप लोगों को इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। और रियल जीडीपी और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो जीडीपी यहां पर डिफ्लेक्टर आ जाता है। ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हैं, यानी कि जब नॉमिनल जीडीपी को आप लोग डिवाइड कर देते हैं रियल जीडीपी से, तो फिर यहां पर जीडीपी डिफ्लेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये एक फॉर्मूला है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल क्लियर बता दिया मैंने।
कुछ नंबर से लेके यहाँ पर कैलकुलेशन भी आप लोगों को देखने को मिल रही है कि 17.09 ट्रिलियन अगर यहाँ पर रियल जीडीपी है तो नॉमिनल जीडीपी प्लस डिफ्लेटर से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो बिल्कुल फॉर्मूले को क्या करते हैं यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को बताया था उसमें क्या था, डिफ्लेटर यहाँ पर था और यहाँ पर रियल जीडीपी यहाँ पर थी। तो आप लोग इसको सोचते हैं ना कि आप लोगों ने देखा होगा कि y इजकल टू अगर बोले z बाई x, ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, z इजकल टू आप लोग x y भी कर सकते हैं, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना इसको। तो ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती, तो इनको आप लोग चेंज कर सकते हैं, फिर x इजकल टू आप लोग क्या कर सकते हैं, z बाई y भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे यहाँ पर इसके द्वारा चेंज किया गया। तो ये हल्की सी मामूली सी कैलकुलेशन होती है, आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रहनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया कि फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या स्टार्टिंग से ही करते हुए हमारे, ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने यहाँ पर 16-17 में इसको स्टार्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये टिपिकली अगर बात करें जनवरी के एंड में लगभग या फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी में, मतलब एक तरीके से एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ द जनवरी, यानी कि जैसे अभी यहाँ पर पब्लिश किया गया, जैसे ही फर्स्ट वीक खत्म हुआ तो उसमें पब्लिश किया जाता है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप लोगों को पता है हमारी कंट्री का जो फाइनेंशियल ईयर जो है वो कंप्लीट होगा और स्टार्ट होगा कहां पर, अप्रैल के अंदर में। तो उससे पहले ही यहां पर थोड़ा सा ये एस्टिमेशन लगा लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफिशियल एस्टिमेशन जो है जीडीपी का कि कैसे बढ़ रहा है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिला था 2016-17 में। और इसके चलते यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये देखने को मिलेगा कि जो यहां पर डू नॉट इंक्लूड द फॉर्मल Q3 क्वार्टर, यानी कि क्वार्टर Q3 भी यहां पर इंक्लूड नहीं करते हैं। आप लोगों को पता है अगर क्वार्टर के बारे में बात करते हो 3-3 महीने के 4 क्वार्टर देखने को मिलते हैं, पूरा साल बन जाता है। मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया जैसे कि अभी हम लोग मार्च में बैठे हैं, ठीक है, तो मान लीजिए मार्च जाएगा, फिर मार्च खत्म होने के बाद में अप्रैल आएगा, तो अप्रैल मई और जून एक क्वार्टर ये हो गया, फिर जुलाई अगस्त और सितंबर दूसरा क्वार्टर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी और मार्च चौथा क्वार्टर हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो जो Q3 क्वार्टर है यहां पर, तो उसको भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर है यहां पर डू नॉट इंक्लूड द फॉर्मल Q3 क्वार्टर डेटा, ठीक है, जो पब्लिश किया जाता है एंड ऑफ द फरवरी। तो इसलिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सेकंड एडवांस एस्टिमेशन आता है उसके बाद में, उसका पार्ट आप लोगों को नजर आएगा। तो ये बेसिक चीजें मैंने आप लोगों को यहां पर बता दी, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। जो यहाँ पर बेंचमार्क इंडिकेटर मेथड की एक तरीके से बेस्ड होता है, बेंचमार्क इंडिकेटर मेथड यहाँ पर यूज किया जाता है। बेसिकली हमारी कंट्री में बात करें तो मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया यहाँ पर IIP के बारे में, क्या बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो यहाँ पर इसके बेस पर कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो कहां पर यहाँ पर क्या क्या चीजें निकल कर आ रही है, तो 8 कोर सेक्टर भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो सेल, कमर्शियल व्हीकल डेटा सारे इकट्ठा कर दिया जाता है। पर लेकिन इशू अभी ये हो रहे हैं, पेंडेमिक के चलते काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। तो इसके चलते कई बार दिक्कतें निकल कर आ रही है, पेंडेमिक का जो इंपैक्ट पड़ रहा है उसके बेस पर कैसे चीजें लेकर हम लोग चलने वाले हैं, ठीक है। बाकी मैंने आप लोग कई सारी चीजें बता दी। अगर जीडीपी वर्सेस जीवीए में कोई कंफ्यूजन आप लोगों को है तो ये जरूर आप लोग लेक्चर देखिएगा, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस या मार्केट प्राइस पर क्या क्या होता है, काफी डिटेल में मैंने यहाँ पर डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो जीडीपी के बारे में बता रखा है, प्राइवेट कंजप्शन, इसी के साथ में ग्रोस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट और इसी के साथ में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, और यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, यानी कि एक्सपोर्ट में से माइनस कर दो इंपोर्ट, तो यहाँ पर पूरा जीडीपी हो जाता है। एक कंट्री के अंदर पूरे साल में जो भी गुड्स एंड सर्विस देखने को मिलती है उसको जीडीपी बोलते हैं। ग्रोस वैल्यू एडेड क्या होता है, अगर आप लोग जीडीपी के अंदर जो सब्सिडी है उसको ऐड कर देते हैं और टैक्स को घटा देते हैं तो ये आप लोगों का जीवीए आ जाता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर सेक्टर का जीवीए निकाला जाता है, जैसे एग्रीकल्चर का निकाल ले, इंडस्ट्री का निकाल ले, तो ये एक अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर में। 2015 में हमारी कंट्री के अंदर ये कई सारे चेंज किए गए। तो यूएन जो यहाँ पर सिस्टम ऑफ द नेशनल अकाउंटिंग के तहत यहाँ पर बेसिकली जो सिस्टम फॉलो किया था उसके बेस पर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया। चेंज किया गया बेस ईयर 2004-5 से इसको 11-12 में हम लोग लेकर आए। रिप्लेस किया गया फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस पर, यानी कि कैसे चीजों को बिल्कुल प्रेजेंट टाइम के डेटा के हिसाब से चलना है। ब्रॉड किया गया डेटा, इंप्रूव किया गया कवरेज एरिया, कैसे कैसे चीजों को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। स्टॉक या ब्रोकर मार्केट, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड की गई। तो प्रॉपर एक सिस्टम का एडवांसमेंट यहाँ पर निकल कर आया, ठीक है। इसी के बेस पर अभी पूछा भी गया आप लोगों से, यहाँ पर यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ पर कि क्या 2015 में चेंज हुए। तो ये कुछ ऐसी चीजें आप लोगों को 2015 में यहाँ पर चेंज नजर आई, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आर्टिकल कौन कौन से हो गए, बहुत सारे आर्टिकल हो गए। पहले तो हम लोगों ने यही देख लिया अभी जीवीए बारे, जीडीपी के बारे में, डिफ्लेटर क्या क्या होता है और यहाँ पर एडवांस एस्टिमेशन क्या है, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। दूसरा हम लोगों ने हमारी कंट्री के जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर थे उर्जित पटेल साहब जो हैं वो यहाँ पर एआईआईबी का पार्ट बने, हमारी कंट्री में क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के ढांचेगत विकास किया जा रहा है इनके थ्रू, वो सारी बातें हम लोगों ने समझ ली। इसी के साथ में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में कई सारी बातें मैंने आप लोगों को बताई। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। प्रीएम्बल के बारे में मैंने सारी बातें बेसिक आप लोगों को यहाँ पर बता दी, ठीक है। पासपोर्ट के बारे में एक तो ये आर्टिकल था ही, इसी के साथ में एडवांस मैंने आप लोगों को एक और आर्टिकल डिस्कस कर दिया जो कि टेलीग्राम पर पोस्ट कर रखा है, वो भी आप लोग देख लेना। मधुमक्खी के बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने की। इसी के साथ में हनी मिशन क्या है और क्या क्या यहाँ पर चीजें, सारी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी। कोई भी कंफ्यूजन इसको नहीं लेकर होना चाहिए। इसी के साथ में मैंने आप लोगों को यहाँ पर कलेक्टिव जो सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की।
ये भी आर्टिकल काफी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे नेटो वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं ना, तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डिटेल में बातें कर ली, तो ये क्वेश्चन के आंसर अब आप लोगों को देने, इनको पढ़िए एक बार और इनका आंसर आप लोग दीजिए सारे जो भी मैंने स्टार्टिंग में बताए थे। वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ा सा, बाकी कल का हम लोग देख लेते हैं तब तक यहाँ पर एक बार। ठीक है, बात की जा रही है नेशनल यूथ डे की थीम बतानी थी, इसी के साथ में आईएचएस ये मार्केट रिपोर्ट के बारे में बात की थी। एशिया टोटल कितने यूनिकॉर्न है किसके द्वारा बताया गया यहाँ पर, यूएसए के साथ में कौन सी कंट्री है जिसके बारे में बात करें, हमारी कंट्री 6 नंबर पर आती है। 1 बिलियन की बात की जा रही थी यहाँ पर, इंटरनेट कब तक की ये बताना था। इंडिया 3rd कंट्री है किस किसके पीछे यहाँ पर यूनिकॉर्न के मामले में, कौन सा आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, ये मैंने डिस्कस किया था डिटेल में आप लोगों से। इसी के साथ में धारचूला के बारे में बात की थी, कौन सी रिवर के पास देखने को मिलेगा जो ब्रिज बना जा रहा है। बुद्ध जी जो यहाँ पर, बुद्धा जी की जो यहाँ पर बर्थ जो प्लेस है वो आप लोगों से पूछा गया था, और यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में जो ट्रीटी है फ्रेंडशिप ट्रीटी, उसके बारे में आप लोगों को बताना था। ठीक है, तो आंसर क्या गया यहाँ पर, ये याद रखेगा, फ्रेंडशिप ट्रीटी 1950 की है, लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। इसी के साथ में ये है महाकाली रिवर जिसके ऊपर ब्रिज बनाया जा रहा है। आर्टिकल 37 बोलता है कि आप लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं अगर आप लोगों को इन्फोर्स करना है यहाँ पर बेसिकली डीपीएसपी को। ठीक है, तो वो कोर्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट के लिए होते हैं। आर्टिकल 44 है यहाँ पर, याद रखेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट है यहाँ पर, यूएसए और चाइना के पीछे, अगर बात करें किसके मामले में, यूनिकॉर्न के बारे में। 2030 तक बात की जा रही है हमारी कंट्री में 1 बिलियन इंटरनेट यूजर हो जाएंगे। यूएसए, चाइना, जापान, जर्मनी और यूके, आज के डेट में हम लोग 6ठे नंबर पर है। बोला जा रहा है कि हम लोग जापान को यहाँ पर छलांग लगाकर यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इससे बाद में बात की जाए ह्यूरेन ग्लोबल यूनिकॉर्न के बारे में, तो इसके द्वारा बोला गया 54 यूनिकॉर्न है इंडिया के अंदर में। और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस के द्वारा यहाँ पर ये बातें बताई गई कि इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में एशिया में 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाली है। और यहाँ पर बात की जा रही है इट्स ऑल इन द माइंड, तो ये थीम थी यहाँ पर इस पर्टिकुलर डे की। तो मॉर्निंग में कौन कौन मिलने वाला है, तैयार रहेगा 6:30 बजे, तो मिलता हूँ मॉर्निंग में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ में एंजॉय करा, मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।